प्रसिद्ध कहानियों की श्रृंखला में मुंशी प्रेमचंद की अब तक दो अनमोल कहानी, एक ईदगाह और दूसरा बड़े घर की बेटी की प्रस्तुति की जा चुकी है। आप सभी सुधी दर्शकों से बहुत अच्छा रिस्पांस भी आ रहा है। आइए उसी प्रकार की मुंशी प्रेमचंद की एक और अनमोल कृति जो प्रसिद्ध है, जहाँ से पंचायती राज का कंसेप्ट पैदा होता है, हमारे देश की सभ्यता संस्कृति के अनुकूल जो न्याय व्यवस्था है, आज भी बरगद के पेड़ के नीचे गांव समाज में आए दिन होने वाले संघर्ष झंझट का निराकरण समाज के लोग जुट करके एक साथ करते हैं और उसे लोग मान करके चलते हैं। पूरे समाज में सुख शांति बनी हुई रहती है। अंग्रेजी पद्धति का बनाया हुआ कोर्ट कचहरी का जो सिस्टम है, जिसमें सालों साल मुकदमा चलते रहता है और पक्ष और विपक्ष अपने वैसे वकील के माध्यम से कोर्ट में लड़ते रहते हैं, जिससे कोई निजी जुड़ाव भी नहीं होता है, किसी प्रकार का कोई भावनात्मक लगाव नहीं होता है। हमारे समाज में जो कोई भी पंचायत में आते हैं, वो उसी समाज के हिस्से होते हैं जिस समाज में ये झंझट हुआ है, विवाद बढ़ा है। वो पक्ष के भी भावनाओं को समझते हैं, विपक्ष की भावनाओं को भी समझते हैं और सर्वमान्य हल निकालते हैं, जिसे खुशी खुशी दोनों पक्ष स्वीकार कर लेते हैं। किसी भी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लगता है। मान सम्मान का ये त्वरित निष्पादन का जो तरीका है, इसे तो पूरे विश्व में प्रसिद्धि मिलनी चाहिए। लेकिन बात वही हुई कि हम अपने विरासत को भूलते चले गए। हम आपस में लड़ बैठते हैं तो ऐसे मंच की ओर जाते हैं जिस मंच से हमारा कोई भावनात्मक लगाव नहीं है। जिस व्यक्ति को हम अपना वकील बनाते हैं, उससे भी हमारा कोई व्यक्तिगत लगाव नहीं होता है। वो हमारे ज़मीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति नहीं होता है। वो शुल्क लेकर के हमारे पक्ष की बातों को संवैधानिक दायरे में रखता है। जो न्यायाधीश फैसला करते हैं, उनसे भी कोई जुड़ाव नहीं होता है। जहाँ भावनात्मक ये जुड़ाव ही नहीं है, उस मंच से फैसला होता है। फिर बात वही होती है कि लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, मामला आगे की ओर बढ़ता चला जाता है। लाखों लाख रुपया खर्च होता है, बरसों बरस लगते रहते हैं और वही ढाक के दिन पात होता है। अंततः समाज में ही मामला लौट करके आता है। फिर 5 महत्वपूर्ण लोग, समाज के ही लोग आपस में बैठ करके इसका निराकरण निकालते हैं और फिर उसे स्वीकार करते हैं, लेकिन सब कुछ लुट जाने के बाद। आइए समाज में किस प्रकार का न्याय होता था, इसकी जो वानगी मुंशी प्रेमचंद ने प्रस्तुत की है अपने अनमोल कहानी पंच परमेश्वर के माध्यम से, वो आज भी प्रासंगिक है। आज भी यदि हम लोग उस परंपरा की ओर लौटें और समस्याओं को सुलझाने का उसी परिवेश को मौका दें जहाँ समस्या पैदा होती है, तो बहुत हद तक हमारा समाज व्यवस्थित हो सकता है, हमारा समाज आदर्श बन सकता है और
कहते हैं ना, जहाँ बहुत सारे बर्तन होते हैं तो ढनमना जाना स्वाभाविक है। आपसी लड़ाई, आपसी मतभेद होना सामान्य सी बात है, भावावेश में हो जाता है। लेकिन ठंडे दिमाग से जब पंचायत में लोग बैठते हैं तो कहते हैं ना कि पंच में परमेश्वर का वास होता है, उचित निर्णय ही होता है। हम लोगों में से अनेकों लोग, जो कोई थोड़ा बहुत पढ़े लिखे भी होंगे, वो निश्चित रूप से पंच परमेश्वर की कहानी कभी न कभी पढ़े होंगे अपने पढ़ाई के दरमियान, या यूं ही अपने रुचि के अनुकूल, या सुने भी होंगे। आइए उन सभी यादों को ताज़ा करते हुए एक बार फिर पंच परमेश्वर को प्रस्तुत कर रहे हैं। आइए इसका आनंद लें और हम लोग इसको विजुअलाइज करें, इनके सभी पात्रों को जीवंत करें। हमारे आस परिवेश में भी जो इसके पात्र हैं उनका कोई न कोई प्रतिरूप जरूर दिमाग में मिल जाएगा, कोई न कोई बिंब तो जरूर उभरेगा। उसी को प्रतीक मानते हुए आइए इस कहानी को आत्मसात करें, सुनें। जुम्मन शेख और अलगू चौधरी में गाढ़ी मित्रता थी। साझे में खेती होती थी, कुल लेन देन में भी साझा था। एक को दूसरे पर अटल विश्वास था। जुम्मन जब हज करने गए थे तब अपना घर अलगू को सौंप गए थे, और अलगू जब कभी बाहर जाते तो जुम्मन पर अपना घर छोड़ देते थे। उनमें न खान पान का व्यवहार था, न धर्म का नाता, केवल विचार मिलते थे। मित्रता का मूल मंत्र भी यही है। देखिए, दोनों के मज़हब अलग हैं। आजकल दिखावा और प्रदर्शन के लिए लोग हम हिंदू मुस्लिम किस प्रकार एक दूसरे से नज़दीक हैं, प्रेम का प्रदर्शन करते हैं, लेकिन हृदय में दूर दूर रखते हैं। यहाँ क्लियर प्रेमचंद जी लिख रहे हैं, उनमें खान पान का व्यवहार नहीं था, अपने अपने धार्मिक आस्था विश्वास के कारण। लेकिन इसके बावजूद भी गाढ़ी मित्रता कैसी थी कि जब कभी भी कहीं जाना होता था तो एक दूसरे के भरोसे परिवार को छोड़ करके निश्चिंत होकर के जाते थे। केवल विचार मिलते थे। सचमुच में मित्रता की यही प्रमुख शर्त है। इस मित्रता का जन्म उसी समय हुआ जब दोनों मित्र बालक ही थे और जुम्मन के पूज्य पिताजी जुमराती उन्हें शिक्षा प्रदान करते थे। अलगू ने गुरुजी की बहुत सेवा की थी, खूब रकाबियाँ मासी, खूब प्याले धोए। उनका हुक्का एक क्षण के लिए भी विश्राम न लेने पाता था, क्योंकि प्रत्येक चीलम अलगू को आधा घंटे तक किताबों से अलग कर देती थी। कितना महत्वपूर्ण लाइन है जिसमें पूरा दृष्टांत उभर करके चला आता है। ये अलगू चौधरी जुम्मन के जो पिताजी जुमराती थे उनके यहाँ पढ़ने के लिए जाते थे और किताबों में मन नहीं लगता था। गुरुजी की खूब सेवा होती थी। कहा भी गया है, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुम साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु की महिमा अपरंपार है और पहले ये माना जाता था कि गुरु को सेवा के द्वारा जितना हम
खुश रख सकते हैं और वो सेवा से खुश होकर के जो कुछ वचन देंगे, जो ज्ञान देंगे, उनको आत्मसात करना, ये पहले की प्रवृत्ति थी। आज पाश्चात्य संस्कृति के प्रवेश के कारण हमारा जो गुरुकुल पद्धति है उसका लोप हुआ और जिसके कारण हम लोग सांस्कृतिक विनाश के रास्ते पर चल पड़े। ये भी यही करते थे, वो चीलम पीते थे तो चीलम कभी ठंडा नहीं होने देते थे। इसके लिए क्योंकि कम से कम चीलम तैयार करने के लिए, इधर उधर का काम करने के लिए किताबों से थोड़ा दूर होने का मौका मिलता था। सचमुच में किताबों में डूबे रहना, किताबी कीड़ा बनना, उससे कहीं बेहतर है प्रकृति की गोद में बैठकर स्वयं करके अनुभव करके सीखना, प्रकृति के करीब होना। बच्चे इसी से सीखते हैं। पढ़ाई को बोझ नहीं बनाना चाहिए, बिल्कुल रचनात्मक होना चाहिए। ये मुंशी प्रेमचंद जी इस प्रसंग के माध्यम से संदेश भी दे रहे हैं। अलगू के पिताजी जो थे पुराने विचारों के थे। उन्हें शिक्षा की अपेक्षा गुरु की सेवा शुश्रूषा पर ज़्यादा भरोसा था। वह कहते थे कि विद्या पढ़ने से नहीं आती, जो कुछ होता है गुरु के आशीर्वाद से होता है। बस गुरु जी की कृपा दृष्टि चाहिए। अतएव यदि अलगू पर जुमराती शेख के आशीर्वाद अथवा सत्संग का कुछ फल न हुआ तो यह मानकर संतोष कर लेगा कि विद्योपार्जन में मैंने यथाशक्ति कोई बात उठा नहीं रखी। विद्या उसके भाग्य ही में न थी तो कैसे आती। ये इनके अलगू चौधरी के पिताजी का विचार था। मगर जुमराती शेख स्वयं आशीर्वाद के कायल न थे। उन्हें अपने सोंटे पर अधिक भरोसा था। सोंटा मतलब डंडा, और उसी सोंटे के प्रताप से आज आस पास के गांवों में जुम्मन की पूजा होती थी। उनके लिखे हुए रेहननामे या बैनामे पर कचहरी का मुहर्रिर भी कलम न उठा सकता था। हल्के का डाकिया, कांस्टेबल और तहसील का चपरासी सब उनकी कृपा की आकांक्षा रखते थे। अतएव अलगू का मान उनके धन के कारण था, तो जुम्मन शेख अपनी अनमोल विद्या से ही सबके आदर पात्र बने हुए थे। जुम्मन शेख की एक बूढ़ी खाला थी। खाला मौसी को कहते हैं। मौसी मतलब माँ की बहन। उसके पास कुछ थोड़ी सी मिल्कियत थी, जमीन जायदाद थी, परंतु उसके निकट संबंधियों में कोई नहीं था। जुम्मन ने लंबे चौड़े वादे करके वह मिल्कियत अपने नाम लिखवा ली थी। जब तक दान पत्र की रजिस्ट्री न हुई थी तब तक खाला जान का खूब आदर सत्कार किया था। उन्हें खूब स्वादिष्ट पदार्थ खिलाए गए। हलवे पुलाव की तो वर्षा सी की गई, पर रजिस्ट्री की मोहर ने इन खातिरदारियों पर भी मानो मोहर लगा दी। जुम्मन की पत्नी करीमन रोटियों के साथ कड़वी बातों के कुछ तेज तीखे सालन भी देने लगी। जुम्मन शेख भी निठुर हो गए।
अब बेचारी खाला जान को प्रायः नित्य ही ऐसी बातें सुननी पड़ती थी। बुढ़िया न जाने कब तक जिएगी। 2-3 बीघे उसर क्या दे दिया, मानो मोल ले लिया है। उसर मतलब अनुपजाऊ जमीन जिसमें उपज नहीं होती है। बघाड़ी दाल के बिना रोटियां नहीं उतरती। जितना रुपया इसके पेट में झोंक चुके उतने से तो अब तक गांव मोल ले लेते। ये बोल जुम्मन की पत्नी की है, करीमन की। कुछ दिन खाला जान ने सुना और सहा, पर जब न सहा गया तब जुम्मन से शिकायत की। जुम्मन ने स्थानीय कर्मचारी गृह स्वामी के प्रबंध में दखल देना उचित न समझा। यहाँ गृह स्वामी पत्नी को कहा जा रहा है। आजकल कहा भी जाता है जो होम मिनिस्ट्री है घर में, यही यहाँ लफ्ज का प्रयोग मुंशी प्रेमचंद जी भी कर रहे हैं कि जुम्मन ने स्थानीय कर्मचारी गृह स्वामी के प्रबंध में दखल देना उचित न समझा। कुछ दिन तक और यूं ही रोध होकर काम चलता रहा। अंत में एक दिन खाला ने जुम्मन से कहा, बेटा तुम्हारे साथ मेरा निर्वाह न होगा, तुम मुझे रुपए दे दिया करो, मैं अपना अलग पका खा लूँगा। जुम्मन ने धृष्टता के साथ उत्तर दिया, ढिठाईपन के साथ उत्तर दिया, रुपए क्या यहाँ फलते हैं? खाला ने नम्रता से कहा, मुझे कुछ रूखा सूखा चाहिए भी कि नहीं? जुम्मन ने गंभीर स्वर में जवाब दिया, तो कोई यह थोड़े ही समझा था कि तुम मौत से लड़कर आई हो। खाला बिगड़ गए। उन्होंने पंचायत करने की धमकी दी। जुम्मन हंसे। जिस तरह कोई शिकारी हिरण को जाल की तरफ जाते देखकर मन ही मन हंसता है, वह बोले, हाँ जरूर पंचायत करो, फैसला हो जाए। मुझे भी यह रात दिन की खटखट पसंद नहीं। पंचायत में किसकी जीत होगी इस विषय में जुम्मन को कुछ भी संदेह न था। आसपास के गांवों में ऐसा कौन था जो उसके अनुग्रहों का ऋणी न हो? ऐसा कौन था जो उसको शत्रु बनाने का साहस कर सके? किसमें इतना बल था जो उसका सामना कर सके? आसमान के फरिश्ते तो पंचायत करने आएंगे ही नहीं। ये जुम्मन का अटल विश्वास। इसके बाद कई दिन तक बूढ़ी खाला हाथ में एक लकड़ी लिए आसपास के गांवों में घूमती रही। कमर झुककर कमान हो गई थी। एक एक पग चलना दूभर था, मगर बात आ पड़ी थी। उसका निर्णय करना जरूरी था। बिरला ही कोई आदमी होगा, बिरला ही कोई भला आदमी होगा जिसके सामने बुढ़िया ने दुख के आंसू न बहाए हो। किसी ने तो यूं ही अब ऊपरी मन से हूँ हाँ करके टाल दिया और किसी ने इस अन्याय पर जमाने को गालियां दी। कहा, कब्र में पांव लटके हुए हैं, आज मरे कल दूसरा दिन, पर हवस नहीं मानती। क्या कहा, फिर से सुनिए। कब्र में पांव लटके हुए हैं, आज मरे कल दूसरा दिन, पर हवस नहीं मानती। अब तुम्हें क्या चाहिए? रोटी खाओ और अल्लाह का नाम लो। तुम्हें अब खेती बाड़ी से क्या काम है? कुछ ऐसे सज्जन भी थे
जिन्हें हास्य रस के रसास्वादन का अच्छा अवसर मिला। झुकी हुई कमर, पोपला मुंह, सन के से बाल, मतलब बाल सफ़ेद सन पटुआ की तरह इतनी सामग्री एकत्र हो तब हंसी क्यों न आए। ऐसे न्याय प्रिय, दयालु, दीन वत्सल पुरुष बहुत कम थे जिन्होंने उस अबला के दुखड़े को गौर से सुना हो और उसको सांत्वना दी हो। चारों ओर से घूम घाम कर बेचारी अलगू चौधरी के पास आई, लाठी पटक दी और दम लेकर बोले, बेटा तुम भी दम भर के लिए मेरी पंचायत में चले आना। अलगू, मुझे बुलाकर क्या करोगे? कई गांव के आदमी तो आएंगे ही। खाला, अपनी विपत तो सबके आगे रो आई, अब आने न आने का अख्तियार उनको है। अलगू, यूं आने को आ जाऊंगा मगर पंचायत में मुंह न खोलूंगा। खाला, क्यों बेटा? अलगू, अब इसका क्या जवाब दूं? अपनी खुशी। जुम्मन मेरा पुराना मित्र है, उससे बिगाड़ नहीं कर सकता। खाला, बेटा क्या बिगाड़ के डर से ईमान की बात न कहोगे? हमारे सोए हुए धर्म ज्ञान की सारी संपत्ति लुट जाए तो उसे खबर नहीं होती, परंतु ललकार सुनकर वह सचेत हो जाता है, फिर उसे कोई जीत नहीं सकता। अलगू इस सवाल का उत्तर न दे सका, पर उसके हृदय में ये शब्द गूंज रहे थे, क्या बिगाड़ के डर से ईमान की बात न कहोगे? अब देखिए, पंचायत लग रहा है, पंचायत का दृश्य कल्पना कीजिए। कभी हम लोग सामाजिक पंचायत में बैठे होंगे, आइए उससे तुलना करते हुए, कल्पना करते हुए इस पंचायत में शरीक हों। संध्या समय एक पेड़ के नीचे पंचायत बैठी। जुम्मन शेख ने पहले से ही फर्श बिछा रखा था। मतलब गांव में जो पंचायत होती है तो गांव समाज के लोग जो जुटेंगे उनके लिए बिछावन बिछा दिया जाता है। प्लास्टिक हो, बोरा हो, ये दरी टाइप का जाजिम, ये सब बिछा दिया जाता है और फिर उनके स्वागत के लिए भी इंतज़ाम किया जाता है। तो वो यहाँ भी है। उन्होंने पान, इलायची, हुक्के, तंबाकू आदि का प्रबंध भी किया था। हाँ, वह स्वयं अलबत्ता अलगू चौधरी के साथ जरा दूर बैठे हुए थे। जब पंचायत में कोई आ जाता था तब दबे हुए सलाम से उसका स्वागत करते थे। जब सूर्य अस्त हो गया और चिड़ियों की कलरव युक्त पंचायत पेड़ों पर बैठी, तब यहाँ भी पंचायत शुरू हुई। फर्श की एक एक अंगुल जमीन भर गई, पर अधिकांश दर्शक ही थे। निमंत्रित महाशयों में से केवल वे ही लोग पधारे थे जिन्हें जुम्मन से अपनी कुछ कसर निकालनी थी। एक कोने में आग सुलग गई थी। नाई ताबड़तोड़ चीलम भर रहा था। यह निर्णय करना असंभव था कि सुलगते हुए उपलों से अधिक धुआं निकलता था या चीलम के दमों से। लड़के इधर उधर दौड़ रहे थे, कोई आपस में गाली गलौज करते और कोई रोते थे। चारों तरफ कोलाहल मच रहा था। गांव के कुत्ते इस जमाव को भोज समझकर झुंड के झुंड जमा हो गए थे। पंच लोग बैठ गए और बूढ़ी खाला ने उनसे विनती की, पंचों,
आज 3 साल हुए। मैंने अपनी सारी जायदाद अपने भांजे जुम्मन के नाम लिख दी थी। इसे आप लोग जानते ही होंगे। जुम्मन ने मुझे ताहयात रोटी कपड़ा देना कबूल किया। साल भर तो मैंने इसके साथ रोज होकर काटा, पर अब रात दिन का रोना नहीं सहा जाता। मुझे न पेट की रोटी मिलती है न तन का कपड़ा। बेशक बेवा हूँ, बेवा मतलब विधवा, बेशक बेवा हूँ, कचहरी दरबार नहीं कर सकती। तुम्हारे सिवा और किसको अपना दुख सुनाऊं? तुम लोग जो राह निकाल दो उसी राह पर चलो। अगर मुझ में कोई ऐब देखो तो मेरे मुंह पर थप्पड़ मारो। जुम्मन में बुराई देखो तो उसे समझाओ। क्यों एक बेकस की आह लेता है? मैं पंचों का हुक्म सिर माथे पर चढ़ाऊं। रामधन मिश्र, जिनके कई आसामियों को जुम्मन ने अपने गांव में बसा लिया था, बोले, जुम्मन मियाँ, किसे पंच बनते हो? मतलब पंच का चुनाव करो, अभी से इसका निपटारा कर लो, फिर जो कुछ पंच कहेंगे वही मालूम होगा। जुम्मन को इस समय सदस्यों में विशेषकर वे ही लोग दिख पड़े जिनसे किसी न किसी कारण उनका वैमनस्य। जुम्मन बोले, पंचों का हुक्म अल्लाह का हुक्म। खाला जान जिसे चाहे उसे बदे, मुझे कोई उचित नहीं। खाला ने चिल्लाकर कहा, अरे अल्लाह के बंदे, पंचों का नाम क्यों नहीं बता देता? कुछ मुझे भी तो मालूम हो। जुम्मन ने क्रोध से कहा, अब इस वक्त मेरा मुंह न खुलवाओ। तुम्हारी बन पड़ी है, जिसे चाहो पंच बदो। खाला जान जुम्मन के आक्षेप को समझ गई। वह बोली, बेटा, खुदा से डरो। पंच न किसी के दोस्त होते हैं न किसी के दुश्मन। कैसी बात कहते हो? और तुम्हारा किसी पर विश्वास न हो तो जाने दो। अलगू चौधरी को तो मानते हो। लो, मैं उन्हीं को सरपंच बनती हूँ। जुम्मन शेख आनंद से फूल उठे, परंतु भावों को छिपाकर बोले, अलगू ही सही, मेरे लिए जैसे रामधन वैसे अलगू। अलगू इस झमेले में फंसना नहीं चाहते थे। वे कन्नी काटने लगे और बोले, खाला, तुम जानती हो कि मेरी जुम्मन से गाढ़ी दोस्ती है। खाला ने गंभीर स्वर में कहा, बेटा, दोस्ती के लिए कोई अपना ईमान नहीं बेचता है। पंच के दिल में खुदा बसता है। पंचों के मुंह से जो बात निकलती है वह खुदा की तरफ से निकलता है। पंच परमेश्वर होता है। अलगू चौधरी सरपंच हुए। रामधन मिश्र और जुम्मन के दूसरे विरोधियों ने बुढ़िया को मन ही मन पोसा। अलगू चौधरी बोले, शेख जुम्मन, हम और तुम पुराने दोस्त हैं। जब काम पड़ा तुमने हमारी मदद की है और हमसे भी जो कुछ बन पड़ा तुम्हारी सेवा करते रहे हैं। मगर इस समय तुम और बूढ़ी खाला दोनों हमारी निगाह में बराबर हैं। तुमको पंचों से जो कुछ अर्ज करनी हो करो,
जुम्मन को पूरा विश्वास था कि अब बाजी मेरी है। अलगू यह सब दिखावे की बातें कर रहा है। अतएव शांत चित्त होकर बोले, पंचों, 3 साल हुए खाला जान ने अपनी जायदाद मेरे नाम हिब्बा कर दी थी, मतलब निबंधित कर दी थी, रजिस्ट्री कर दी थी। मैंने खाला जान को कोई तकलीफ़ नहीं दी। मैं उन्हें अपनी माँ के समान समझता हूँ। उनकी खिदमत करना मेरा फर्ज है। मगर औरतों में ज़रा अनबन रहती है, उसमें मेरा क्या बस है। खालाजान मुझसे माहवार खर्च अलग से मांगती है। जायदाद जितनी है वह पंचों से छिपा हुआ नहीं है। उससे इतना मुनाफा नहीं होता है कि माहवार खर्च दे सकूं। इसके अलावा हिब्बा नामे में माहवार खर्च का तो कोई जिक्र ही नहीं तो मैं भूल कर भी इस झमेले में न पड़ता। बस मुझे यही कहना है, आइंदा पंचों का अख्तियार है, जो फैसला चाहें करें। अलगू चौधरी को हमेशा कचहरी से काम पड़ता था, अतएव वह पूरा कानूनी आदमी था। उसने जुम्मन से जीरा सुनकर एक एक प्रश्न जुम्मन के हृदय पर हथौड़े की चोट की तरह पड़ता था। रामधन मिश्र इन प्रश्नों पर मुग्ध हुए जाते थे। जुम्मन चकित थे कि अलगू को क्या हो गया। अब यह अलगू मेरे साथ बैठा हुआ कैसी कैसे बातें कर रहा था। इतनी ही देर में ऐसी काया पलट हो गई कि मेरी जड़ खोदने पर तुला है। न मालूम कब की कसर यह निकाल रहा है। क्या इतने दिनों की दोस्ती कुछ भी काम न आएगी। जुम्मन शेख तो इसी संकल्प विकल्प में पड़े हुए थे कि इतने में अलगू ने फैसला सुना। जुम्मन शेख, पंचों ने इस मामले पर विचार किया। उन्हें यह नीति संगत मालूम होता है कि खालाजान को माहवार खर्च दिया जाए। हमारा विचार है कि खाला की जायदाद से इतना मुनाफा अवश्य होता है कि माहवार खर्च दिया जा सके। बस यही हमारा फैसला है। अगर जुम्मन को खर्च देना मंजूर न हो तो हिब्बानामा रद्द समझा जाए। यह फैसला सुनते ही जुम्मन सन्नाटे में आ गया। जो अपना मित्र हो वह शत्रु का व्यवहार करे और गले पर छुरी फेरे, इसे समय के हेर फेर के सिवा और क्या कहें। जिस पर पूरा भरोसा था उसने समय पड़ने पर धोखा दिया। ऐसे ही अवसरों पर झूठे सच्चे मित्रों की परीक्षा हो जाती है। यही कलयुग की दोस्ती। अगर लोग ऐसे कपटी धोखेबाज न हो तो देश में आपत्तियों का प्रकोप क्यों होता है। यह हैजा, प्लेग आदि बीमारियां दुष्कर्मों के ही तो दंड है। मगर रामधन मिश्र और अन्य पंच अलगू चौधरी की इस नीति परायणता की प्रशंसा जी खोलकर कर रहे थे। वे कहते थे, इसका नाम पंचायत है, दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। दोस्ती दोस्ती की जगह है, किंतु धर्म का पालन करना मुख्य है। ऐसे ही सत्यवादियों के बल पर तो पृथ्वी ठहरी हुई है, नहीं तो वह कब की रसातल में चली जाती। इस फैसले ने अलगू और जुम्मन की दोस्ती की जड़ें हिला दी। अब वे साथ साथ बातें करते नहीं दिखाई देते। इतना पुराना मित्रता रूपी वृक्ष सत्य का एक झोंका भी नहीं सह सका। सचमुच
वह बालू की जमीन पर ही खड़ा था। उनमें अब शिष्टाचार का अधिक व्यवहार होने लगा, एक दूसरे की आवाभगत ज्यादा होने लगी। वे मिलते जुलते थे, मगर उसी तरह जैसे तलवार से ढाल मिलती हो। जुम्मन के चित्त में मित्र की कुटिलता आठों पहर खटका करती थी। उसे हर घड़ी यही चिंता सताती थी कि किसी तरह बदला लेने का अवसर मिले। अच्छे कामों की सिद्धि में बड़ी देर लगती है, पर बुरे कामों की सिद्धि में यह बात नहीं होती। जुम्मन को भी बदला लेने का अवसर जल्द ही मिल गया। पिछले साल अलगू चौधरी बटेसर से बैलों की एक बहुत अच्छी जोड़ी मोल लाए थे, खरीद कर लाए थे। बैल पछाही जाति के सुंदर बड़े बड़े सींगों वाली थी। महीनों तक आसपास के गांव के लोग दर्शन करने आते थे। दैवयोग से जुम्मन की पंचायत के 1 महीने के बाद इस जोड़ी का एक बैल मर गया। जुम्मन ने दोस्तों से कहा, यह दगाबाजी की सजा है। इंसान सब्र भले ही कर जाए, पर खुदा नेक बद सब देखता है। अलगू को संदेह हुआ कि जुम्मन ने बैल को विष पिला दिया है। चौधराइन ने भी जुम्मन पर ही इस दुर्घटना का दोषारोपण किया। उसने कहा, जुम्मन ने कुछ कर करा दिया है। चौधराइन और करीमन में इस विषय पर एक दिन खूब वाद विवाद हुआ, झगड़ा हुआ। दोनों देवियों ने शब्द बाहुल्य की नदी बहा दी। व्यंग्य, वक्रोक्ति, अन्योक्ति और उपमा आदि अलंकारों में बातें हुई। जुम्मन ने किसी तरह शांति स्थापित की। उन्होंने अपनी पत्नी को डांट डपट कर समझा दिया। वह उसे उस रणभूमि से हटा भी ले गए। उधर अलगू चौधरी ने समझाने बुझाने का काम अपने तर्कपूर्ण सोटे से लिया। अब अकेला बैल किस काम का? उसका जोड़ा बहुत ढूंढा गया, पर न मिला। निदान यह सलाह ठहरी कि इसे बेच डालना चाहिए। गांव में एक समझू साहू थे। वह इक्का गाड़ी हाँकते थे, मतलब उसमें एक ही बैल को जोता जाता था। गांव के गुड़ घी लाद कर मंडी ले जाते थे और उधर से मंडी से तेल नमक भर लाते और गांव में बेचते। इस बैल पर उनका मन लहराया। उन्होंने सोचा, यह बैल हाथ लगे तो दिन भर में बेखट के 3 खेप हो जाए। आजकल तो एक खेप में भी लाले पड़े रहते हैं। बैल देखा, गाड़ी में दौड़ाया, बाल भौरी की पहचान की, मोल तोल किया और उसे लाकर द्वार पर बांध दिया। 1 महीने में दाम चुकाने का वादा ठहरा। चौधरी को भी गरज थी ही, घाटे की परवाह न की। समझू साहू ने नया बैल पाया तो लगा उसे रगेदने। वह दिन में 3-3, 4-4 खेपें करने लगा। न चारे की फिक्र थी, न पानी की, बस खेपों से काम था। मंडी ले गए, वहाँ कुछ सूखा भूसा सामने डाल दिया। बेचारा जानवर अभी दम भी न लेने पाया था कि फिर जोत दिया। अलगू चौधरी के घर था तो चैन की बंसी बजाता था। बैलराम छठे छमाहे कभी बहली में जाते जाते थे, जोते जाते थे।
खूब उछलते कूदते और कोसों तक दौड़ते चले जाते थे। वहाँ बैल राम का रातीब था। साफ पानी, दली हुई अरहर की दाल और भूसे के साथ खली, और यही नहीं, कभी कभी घी का स्वाद भी चखने को मिल जाता था। शाम सवेरे एक आदमी खरहरे करता, मतलब उसको आ, खुरदुरा ब्रश से उसके पूरे शरीर पर रगड़ करके मालिश करता था, उसको पोंछता था, सहलाता था। कहाँ वह सुख चैन, कहाँ यह आठों पहर की खपत। महीने भर में ही वह पिस सा गया। इक्के का जुआ देखते ही उसका लहू सूख जाता था। एक एक पग चलना दूभर था, हड्डियां निकल आई थी, पर था वह पानीदार, मार की बर्दाश्त न थी। एक दिन चौथी खेप में साहू जी ने दूना बोझ लाद दिया। दिन भर का थका जानवर पैर न उठते थे, पर साहू जी कोड़े फटकारने लगे। बस फिर क्या था, बैल कलेजा तोड़ कर चला। कुछ दूर दौड़ा और चाहा कि जरा दम लूं, पर साहू जी को जल्दी पहुंचने की फिक्र थी, अतएव उन्होंने कई कोड़े बड़ी निर्दयता से मारे। बैल ने एक बार फिर जोर लगाया, पर अब की बार शक्ति जवाब दे गई। वह धरती पर गिर पड़ा और ऐसा गिरा कि फिर न उठा। साहू जी ने बहुत पीटा, टांग पकड़कर खींचा, नथुनों में लकड़ी ठूंस दी, पर कहीं मृतक भी उठ सकता है। तब साहू जी को कुछ शक हुआ। उन्होंने बैल को गौर से देखा, खोलकर अलग किया और सोचने लगे कि गाड़ी कैसे घर पहुंचे। बहुत चीखे चिल्लाए, पर देहात का रास्ता बच्चों की आंख की तरह सांझ होते ही बंद हो जाता है। कोई नजर न आया, आसपास कोई गांव भी न था। मारे क्रोध के उन्होंने मरे हुए बैल पर और दुर्रे लगाए और कोसने लगे। अब आगे तुझे मरना ही था तो घर पहुंचकर मरता, ससुरा बीच रास्ते ही में मर गया, अब गाड़ी कौन खींचे। इस तरह साहू जी खूब जले भुने। कई बोरे गुड़ और कई पीपे घी उन्होंने बेचे थे। 200-250 रुपये कमर में बंधे थे। इसके सिवा गाड़ी पर कई बोरे नमक के थे, अतएव छोड़कर जा भी न सकते थे। लाचार बेचारे गाड़ी पर ही लेट गए। वहीं रत जगा करने की ठान ली। चीलम पी, गाया, फिर हुक्का पिया। इस तरह साहू जी आधी रात तक नींद को बहलाते रहे। अपनी जान में तो वह जागते ही रहे, पर पाँव फटते ही जो नींद टूटी और कमर पर हाथ रखा तो थैली गायब। घबराकर इधर उधर देखा तो कई कनस्तर तेल भी न धारा। अफसोस में बेचारे ने सिर पीट लिया और पछाड़ खाने लगा। प्रातःकाल रोते बिलखते घर पहुँचे। सहुआइन ने जब यह बुरी सुनावनी सुनी तब पहले तो रोई, फिर अलगू चौधरी को गालियां देने लगी। निगोरे ने ऐसा कुलछनी बैल दिया कि जन्म भर की कमाई लुट गई। इस घटना को हुए कई महीने बीत गए। अलगू जब अपने बैल के दाम मांगते तब साहू और सहुआइन दोनों ही झल्लाए हुए कुत्ते की तरह चढ़ बैठते और अंड बंड बकने लगते। वाह, यहाँ तो सारे जन्म की कमाई लुट गई, सत्यानाश हो गया, और इन्हें दामों की पड़ी है। मुर्दा बैल दिया था, उस पर दाम मांगने चले हैं। आंखों में धूल झोंक दी। सत्यानाशी बैल गले बांध दिया, हमें निरा पोंगा ही समझ रखा है क्या। हम भी बनिए के बच्चे हैं, ऐसे बुद्धू कहीं और होंगे। पहले जाकर किसी गड्ढे में मुंह धोआओ,
तब दाम लेना, न जी मानता तो हमारा बैल खोल ले जाओ, महीना भर के बदले 2 महीना जोत लो, और क्या करोगे। चौधरी के अशुभ चिंतकों की भी कमी न थी। ऐसे अवसरों पर वे भी एकत्र हो जाते और साहू जी के बर्राने की पुष्टि करते, परंतु 150 रुपये से इस तरह हाथ धो लेना आसान न था। एक बार वह भी गर्म पड़े। साहू जी बिगड़ कर लाठी ढूंढने घर में गए। अब सहुआइन ने मैदान लिया। प्रश्नोत्तर होते होते हाथापाई की नौबत आ गई। सहुआइन ने घर में घुसकर किवाड़ बंद कर लिए। शोरगुल सुनकर गांव के भले मानस जमा हो गए। उन्होंने दोनों को समझाया, साहू जी को दिलासा देकर घर से निकाला। वह परामर्श देने लगे कि इस तरह से काम न चलेगा, पंचायत कर लो, जो कुछ तय हो जाए उसे स्वीकार कर लो। साहू जी राजी हो गए। अलगू ने भी हामी भर दी। पंचायत की तैयारियां होने लगी। दोनों पक्षों ने अपने अपने दल बनाने शुरू किए। इसके बाद तीसरे दिन उसी वृक्ष के नीचे पंचायत बैठी जहां पर खाला जान की पंचायत हुई थी। वही संध्या का समय था। खेतों में कौवे पंचायत कर रहे थे। विवादग्रस्त विषय यह था कि मटर की फलियों पर उनका कोई स्वाद तो है या नहीं, और जब तक यह प्रश्न हल न हो जाए तब तक वे रखवाले की पुकार पर अपनी प्रसन्नता प्रकट करना आवश्यक समझते थे। पेड़ की डालियों पर बैठी शुक मंडली में यह प्रश्न छिड़ा हुआ था। शुक मतलब सुग्गा, तोता, तोतों का झुंड जो पेड़ की डालियों पर था। सब शाम में लौट करके अपने अपने आवास में आते हैं और सभी कलरव मचाए हुए हैं। तो प्राकृतिक खूबसूरती का मुंशी प्रेमचंद जी ऐसा प्रासंगिक वर्णन कर रहे हैं कि मनुष्यों में ही पंचायत नहीं होता है। खेतों में उधर कौवे आपस में मूक भाषा में पंचायत कर रहे हैं कि ये जो मटर की बालियां हैं उस पर हमारा भी कुछ हक बनता है कि नहीं बनता है। इधर पेड़ की डालियों पर शुक मंडली में ये प्रश्न छिड़ा हुआ था कि मनुष्यों को उन्हें बेमुरौवत कहने का क्या अधिकार है, जब उन्हें स्वयं अपने मित्रों से दगा करने में भी संकोच नहीं होता। कितना बड़ा कटाक्ष पक्षियों के माध्यम से मनुष्य के व्यवहार पर करवा रहे हैं कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद, क्योंकि नीचे पंचायत बैठी हुई है मनुष्यों का और ऊपर पेड़ के ऊपर डालियों पर सुग्गों का झुंड है। कल्पना कर रहे हैं कि सुग्गा सब यही विचार कर रहा है कि मनुष्य को हमें बेमुरौवत कहने का क्या अख्तियार है, जबकि उनका खुद का हाल देखो कि वे स्वयं अपने मित्रों से दगा करने में कोई संकोच नहीं करते हैं। कितना बड़ा कटाक्ष। पंचायत बैठ गई तो रामधन मिश्र ने कहा, अब देरी क्या है, पंचों का चुनाव हो जाना चाहिए। बोलो चौधरी, किस किस को पंच बनते हो। अलगू ने दीन भाव से कहा, समझू साहू ही चुन ले। समझू खड़े हो गए और करक कर बोले, मेरी ओर से जुम्मन शेख। जुम्मन का नाम सुनते ही अलगू चौधरी का कलेजा धक धक करने लगा, मानो किसी ने अचानक थप्पड़ मार दी हो। रामधन अलगू के मित्र थे। वह बात को तार गए। पूछा, क्यों चौधरी, तुम्हें कोई उज्र तो नहीं, मतलब तुम्हें कोई आपत्ति तो नहीं। चौधरी ने निराश होकर के कहा, नहीं, मुझे क्या उज्र होगा।
मुंशी जी कहते हैं, मुंशी प्रेमचंद जी, जरा लाइन पर गौर करें। अपने उत्तरदायित्व का ज्ञान बहुधा हमारे संकुचित व्यवहारों का सुधारक होता है। जब हम राह भूलकर भटकने लगते हैं, तब यही ज्ञान हमारा विश्वसनीय पथ प्रदर्शक हो जाता है। पत्र संपादक अपनी शांति कुटी में बैठा हुआ कितनी धृष्टता और स्वतंत्रता के साथ अपनी प्रबल लेखनी से मंत्रिमंडल पर आक्रमण करता है, परंतु ऐसे अवसर आते हैं जब वह स्वयं मंत्रिमंडल में सम्मिलित होता है। मंडल के भवन में पग धरते ही उसकी लेखनी कितनी मर्मज्ञ, कितनी विचारशील, कितनी न्यायपरायण हो जाती है। इसका कारण उत्तरदायित्व का ज्ञान है। नवयुवक युवावस्था में कितना उद्दंड रहता है। माता पिता उसकी ओर से कितने चिंतित रहते हैं। वे उसे कुल कलंक समझते हैं, परंतु थोड़े ही समय में परिवार का बोझ सिर पर पड़ते ही वह अव्यवस्थित चित्त उन्मत्त युवक कितना धैर्यशील, कितना शांत चित्त हो जाता है। यह भी उत्तरदायित्व के ज्ञान का फल है। जुम्मन शेख के मन में भी सरपंच का उच्च स्थान ग्रहण करते ही अपने जिम्मेदारी का भाव पैदा हुआ। उसने सोचा, मैं इस वक्त न्याय और धर्म के सर्वोच्च आसन पर बैठा हूं। मेरे मुंह से इस समय जो कुछ भी निकलेगा वह देववाणी के सदृश है, और देववाणी में मेरे मनोविकारों का कदापि समावेश न होना चाहिए। मुझे सत्य से जौ भर भी टलना उचित नहीं। पंचों ने दोनों पक्षों से सवाल जवाब करने शुरू किए। बहुत देर तक दोनों दल अपने अपने पक्ष का समर्थन करते रहे। इस विषय में तो सब सहमत थे कि समझू को बैल का मूल्य देना चाहिए, परंतु दो महाशय इस कारण रियायत करना चाहते थे कि बैल के मर जाने से समझू को हानि हुई। इसके प्रतिकूल दो सभ्य मूल के अतिरिक्त समझू को दंड भी देना चाहते थे, जिससे फिर किसी को पशुओं के साथ ऐसी निर्दयता करने का साहस न हो। अंत में जुम्मन ने फैसला सुनाया, अलगू चौधरी और समझू साहू, पंचों ने तुम्हारे मामले पर अच्छी तरह विचार किया। समझू के लिए उचित है कि बैल का पूरा दाम दें। जिस वक्त उन्होंने बैल लिया उसे कोई बीमारी न थी। अगर उसी समय दाम दे दिए जाते तो आज समझू उसे फिर लेने का आग्रह न करते। बैल की मृत्यु केवल इस कारण हुई कि उससे बड़ा कठिन परिश्रम लिया गया और उसके दाने चारे का कोई अच्छा प्रबंध न किया गया। रामधन मिश्र बोले, समझू ने बैल को जानबूझकर मारा है, अतएव उसे दंड देना चाहिए। जुम्मन बोले, यह दूसरा सवाल है, हमको इससे कोई मतलब नहीं। झगड़ू साहू ने कहा, समझू के साथ कुछ रियायत होनी चाहिए। जुम्मन बोले, यह अलगू चौधरी की इच्छा पर निर्भर है। वह रियायत करे तो उनकी भलमानसी। अलगू चौधरी फूले न समाये उठ खड़े हुए और जोर से बोले, पंच परमेश्वर की जय। इसके साथ ही चारों ओर से प्रतिध्वनि हुई, पंच परमेश्वर की जय। प्रत्येक मनुष्य जुम्मन की नीति को सराहता था। इसे कहते हैं न्याय। यह मनुष्य का काम नहीं, पंच में परमेश्वर वास करते हैं, यह उन्हीं की महिमा है। पंच के सामने खोटे को कौन खड़ा कर सकता है। थोड़ी देर बाद जुम्मन अलगू के पास आए और उनके गले लिपट कर बोले, भैया, जब से तुमने मेरी पंचायत की
तब से मैं तुम्हारा प्राण घातक शत्रु बन गया था, पर आज मुझे ज्ञात हुआ कि पंच के पद पर बैठकर न कोई किसी का दोस्त होता है न दुश्मन। न्याय के सिवा उसे और कुछ नहीं सूझता। आज मुझे विश्वास हो गया कि पंच की जुबान से खुदा बोलता है। अलगू रोने लगे। इस पानी से दोनों के दिलों का मैल धुल गया। मित्रता की मुरझाई हुई लता फिर हरी हो गई। कहानी यहीं संपन्न होता है, लेकिन आज जो समाज में पंचायत जिस ढंग से होना चाहिए, ये पंच परमेश्वर उसके लिए नज़ीर है। अदालतों में मुकदमे दर मुकदमे और उनका फैसला बिना भावनात्मक लगाव के होते रहना दो दिलों की दूरियों को ही बढ़ाता है, नज़दीकी नहीं लाता है। कम से कम फैसला ऐसा हो कि जिसे फैसला सुनाया जाए वो अपने जुर्म को हृदय से स्वीकारते हुए उस फैसले को सहर्ष स्वीकारे और पश्चाताप के जो आंसू बहे वो विपक्षी से पुरानी वैमनस्यता को भूल करके फिर पूर्व स्थिति में लौटने की स्थिति का एहसास हो। ऐसा कहाँ हो पाता है। मुकदमे चलते हैं, दो पक्ष होते हैं, एक पक्ष अड़ा हुआ रहता है, जो विपक्षी ने हमारे साथ अन्याय किया है, इसे कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, और दूसरा पक्ष उसे बचाव का प्रयास करता है। बिल्कुल व्यावसायिक अंदाज में बातें होती है, तर्क वितर्क होता है, फैसला होता है। फैसला के बाद भी किसी प्रकार का कोई पछतावा दिखाई नहीं पड़ता है, और इसमें जो करप्शन है, भ्रष्टाचार है, धन बल के द्वारा न्याय को खरीदने का जो होड़ है, इसके कारण जो कुछ भी फैसला होता है उसको सर्व स्वीकार्य नहीं मान पाते। इस कारण दोषी जेल में जाकर के भी सज़ा को भोगते हुए भी अपने अश्रु जल से अपने पापों को धो नहीं पाता है, बल्कि जेल से बाहर आने के बाद भी और भी खूंखार होकर के समाज के लिए चुनौती पेश करता है। हमें ये सोचना होगा कि क्या ये न्याय की प्रणाली हमारी सभ्यता और संस्कृति के लिए अनुकूलित है। ये बात और थी कि पहले हम गुलाम थे, गुलामी मानसिकता थी, दूसरे के बनाए हुए जो पैटर्न है उस जो हम पर जबरन थोपा गया उसे स्वीकारते थे और आगे बढ़ते चले गए। लेकिन उस अंग्रेज़ों के दौर में भी खाला क्या कहती है कि हमें कोर्ट कचहरी जाने की तो क्षमता नहीं है, हमें सिर्फ आप पर ही भरोसा है, जो फैसला करेंगे सो मंजूर होगा। आज भी समाज में ऐसे ही लोग हैं, कुछ उच्छृंखल लोग ही ऐसे हैं जो कोर्ट कचहरी के फेरे में पड़ जाते हैं और दोनों तरफ बर्बाद होता है। कम से कम बीच का रास्ता तो आज के दौर में निकालना ही पड़ेगा। महात्मा गांधी भी कहा करते थे, पंचायती राज का सपना उन्होंने देखा था,
उन्होंने कहा था कि सरकार गांव से उठ कर के ऊपर की ओर जाए, न कि ऊपर से नीचे की ओर जाए। गांवों के सशक्तिकरण पर उनका भरोसा था। ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी और इससे समृद्धि क्रमशः आगे बढ़ते हुए राष्ट्र की समृद्धि की ओर जाएगी। ये महात्मा गांधी पूज्य बापू का सपना था, जो उस समय की तत्कालीन परिस्थिति के अनुकूल लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उन्होंने चरखा का नारा दिया था। आज हम लोग बदलते समय के हिसाब से बदलते चले गए। केंद्रीकृत शासन व्यवस्था लागू हुई और सरकार ऊपर से नीचे की ओर विकेंद्रित करने का थोड़ा थोड़ा प्रयास करती है और इसे नाम देती है कि हम गांधी के सपनों का भारत बना रहे हैं। असल भारत गांवों में बसता है। ये क्या पूज्य गांधी के जो अरमान थे उनका सही सही पालन कहा जा सकता है? नहीं। रास्ता ऊपर से नीचे की ओर ला रहे हैं। अंततः बीच का रास्ता हुआ पंचायती राज विधेयक आया, त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था लागू हुई। लेकिन वो एक अलग विंग है और शासन व्यवस्था का एक अलग विंग है। उसे केंद्रीकृत व्यवस्था के तहत प्रसाद देकर के ग्रामीण व्यवस्था को सशक्तिकरण करने का प्रयास किया जाता है और कहा जाता है जो पंचायत को पुनर्बलीकरण हम लोग कर रहे हैं, पुनर्बलन कर रहे हैं। कम से कम जो सामान्य से छोटे छोटे जो अपराध हैं, जो सामान्य भावावेश में हो ही जाते हैं, उनका निराकरण पंचायत के स्तर से हो और उनके फैसले को मान्यता प्रदान की जाए। बड़े बड़े जो फैसले हैं, जो व्यापक उद्देश्य की चीज़ है, जो राष्ट्रीय महत्व का चीज़ है, जो बृहत्तर क्षेत्र को इंगित करती है, ऐसे ही विषय को लेकर के कोर्ट कचहरी की तरफ रुख किया जाए। कम से कम ऐसा तो किया जा सकता है जो समाज में घटने वाली किसी भी प्रकार की आपराधिक घटना जब पंचायत के द्वारा समाधान नहीं निकल सके और पंचायतों के द्वारा अनुशंसित की जाए कि नहीं, इसे ऊपर के कोर्ट में देखा जाए, उन्हीं मुकदमों को लिया जाए, तो हम समझते हैं जो कोर्ट कचहरी में लाखों मामले पड़े हुए हैं वो लोड कम होगा। जेलों में जो ओवरलोडिंग है वो कम होगा। अपराधियों की संख्या कम होनी चाहिए। ज़्यादा मात्रा में अपराधी ही अगर निकल रहे हैं तो क्या संपूर्ण देश को जेल में बदल दिया जाए? कम से कम उसका प्रतिशत तो हो। बहुत कम ही लोग खुराफाती होते हैं और उनको समाज शासित कर सकता है। हाँ, जिसमें समाज असमर्थ हो जाए वैसे ही केस को अगर लिया जाए तो बहुत हद तक हमारे राष्ट्र पर वित्तीय भार भी कम होगा, हमारा कर्मशील हाथ भी बचेगा, जो
देश के समृद्धि में योगदान दे सके। इस विषय पर आज पंच परमेश्वर काफ़ी कुछ सोचने के लिए मजबूर करता है। हम अपने चैनल के प्रिय दर्शकों से अनुरोध करना चाहेंगे कि पंच परमेश्वर को सुन करके उसके बारे में आज के परिस्थिति में इसकी प्रासंगिकता को तलाशें। इसी नम्र निवेदन के साथ मैं यहीं विराम देता हूँ। फिर ऐसी ही कोई कहानी लेकर फिर आएंगे। जय हिंद, जय भारत।